Hello students, welcome to GICB Class 10 Solution Up. In this video, we will solve RUS 2026 for Standard 9. Subject is Science, question paper number 1, section B. So question number 25, what is a sublimation? Explain with example. Sublimation क्या होता है उसको example की मदद से समझाना है. सबसे पहले एक सिंपल सा डायग्राम में आप देख सकते हो, एक बर्नर लगाना है, स्टैंड लगाना है, स्टैंड के ऊपर मैश लगाई हुई. मैश का मतलब क्या होता है? इस तरह से जो जाली जाली जैसा होता है उसको मैश बोलते हैं. ऊपर चाइना डिश लेनी है, इन्वर्टेड फनल लगानी है. ठीक है, फनल कैसे लगानी है? इन्वर्टेड फॉर्म में. ओके, अब चाइना डिश में क्या लिया हुआ है आप देख सकते हो, अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है. उसको जलाना है और आपको वेपर दिखाना है. ये अमोनियम क्लोराइड का वेपर है. तो अमोनियम क्लोराइड कैसे? सॉलिड रहेगा. ठीक है, फिर वेपर फॉर्म में बनेगा और ऊपर जो है वो ठंडा हो जाता है और वापस से ये सॉलिड बन जाता है. देखिए, तो यहाँ पे चिपका हुआ आपको सॉलिड एमोनियम क्लोराइड दिखाई दे रहा है. ऊपर जो है कॉटन पीस से इसको बंद कर देना है. ठीक है, तो चलिए सब्लिमेशन होता है कि आपने यहाँ पे क्या मैंने अभी देखा है कि सॉलिड फॉर्म में होता है. जैसे ही जलाते हैं सीधा वो वेपर फॉर्म में चला जाता है. ठीक है, तो जनरली हमने देखा है कि कोई भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड स्टेज में जाता है और लिक्विड के बाद वो गैसियस फॉर्म में जाता है. ठीक है, तो तीन फॉर्म होते हैं, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? जो सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में चला जाए विदाउट गोइंग इनटू दी या विदाउट कन्वर्टिंग इनटू दी लिक्विड स्टेट. तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? सब्लिमेशन. ठीक है, चलिए देखते हैं. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. ओके, उसको क्या बोला जाएगा? सब्लिमेशन. स्टेट का चेंज होना कैसे? डायरेक्टली सॉलिड से सीधा गैस, किस में नहीं जाता? विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो इसको बोला जाएगा सब्लिमेशन. तो इसका एक एग्जांपल है एमोनियम क्लोराइड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया. तो देखो क्या करना है. इफ यू हीट सॉलिड एमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश कवर्ड विद अ इन्वर्टेड फनेल, इट डजंट मेल्ट. क्या करना है? हीट करना है. किसको? सॉलिड एमोनियम क्लोराइड को. किसके अंदर? चाइना डिश, जिसको कवर करना है आपको इन्वर्टेड फनेल से. तो क्या होता है? मेल्ट नहीं होता. मेल्ट नहीं होता मतलब लिक्विड में नहीं बनता, ये लिक्विड फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे. इंस्टेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू व्हाइट वेपर. तो आप देख सकते हो सीधा ये क्या बन रहा है? वेपर फॉर्म में बन रहा है. व्हेन दिस वेपर टच द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द फनेल, जब ये ऊपर जाता है और इसकी अंदर की वॉल जो ठंडी होती है एज कम्पेयर टू नीचे का पार्ट, तो वो ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है? दे सॉलिडिफाई बैक इनटू प्योर एमोनियम क्लोराइड. ये वापस सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो पहले जैसा सॉलिड था वैसे. ओके, और भी कई एग्जांपल है, जैसे कि कैम्फर आप देख सकते हो, घर में हम कैम्फर यूज़ करते हैं, कपूर. नेप्थलीन बॉल आपने देखा हुआ है. ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड CO2 भी बोलते हैं. ये सब एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ एग्जाम्पल. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें समझाना है एग्जाम्पल के साथ. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, क्या बोल रहा है? देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मास जो होता है, मास, उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में. दूसरी भाषा में बोले कि टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का जो रहता है इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर आना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए एक केमिकल रिएक्शन में. ओके, देखिए समझाते हैं एग्जाम्पल से. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एक सोडियम कार्बोनेट लिया है और सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट हो रहा है? एसिटिक एसिड से. ठीक है, इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड, है ना. अब ये एग्जाम्पल आपको है ना स्टैंडर्ड 10th के अंदर ये काम आएगा. ओके, तो याद रख लो तो आपके लिए बेटर है. सोडियम कार्बोनेट लेना है, अगेन सोडियम कार्बोनेट. ओके, NaCO3. और आपको क्या लेना है? एक एसिटिक एसिड लेना है. एसिटिक एसिड दोनों को आप रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा. ठीक है, अच्छा ये थोड़ा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. सोडियम कार्बोनेट हम ले रहे हैं 5.3 ग्राम और 6 ग्राम हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड
क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट हमने कितना लिया था 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड हमने कितना लिया है 6 ग्राम, ओके 5.3 प्लस 6 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि सोडियम एसीटेट कितना बना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट बन रहा है, 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है ये रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो 2.2 ग्राम बन रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बोला है इसीलिए हमें यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5.3 प्लस 6 कितना होगा 11.3 ग्राम होगा, और यहाँ पे आप देखो 8 प्लस 2 10 10.4 और 10.4 प्लस 9 जो होगा वो 11.3 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 11 ग्राम आ रहा है और यहाँ पे भी 11.3, दोनों तरफ 11.3 ग्राम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यही हमें आप देख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। ओके, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, चलिए सबसे पहले आप देख सकते हो H2 है बराबर, मतलब हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे क्या करना है 2 टाइम्स करना है, क्या करना है हाइड्रोजन का मास जो गिवन है सो 1। ठीक है, फिर प्लस ये हो गया एक, अब यहाँ पे सल्फर है S, सल्फर का कितना है 32, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 32 प्लस, अब यहाँ पे क्या है O4, O4 मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 4 बार है, तो मुझे लिखना है 4 टाइम्स ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। ठीक है, तो चलिए ये समझ आया, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर ये 2 लिखा हुआ है, ये 32 और 16 4 जा 64। ठीक है, ऐड करा तो कितना आ रहा आंसर 98 यूनिट। ओके, तो बड़ा आसान है, और ये अगर ना दे एग्जाम में तो आपको कुछ कुछ जो यूनिट मास है वो याद रखने हैं, यूनिफाइड मास आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन एक्सप्लेन करना है। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है एटम का, वो क्या बता रहा है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, गोल 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 घूमते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू। कैसे घूमते हैं, एक सर्कुलर पाथ में। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि थियरी ये कह रही है कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, मतलब जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन होता है, और अगर ऐसा होगा तो वुड रेडिएट एनर्जी, मतलब उसे ये करने के लिए एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, एनर्जी को यूज करना पड़ेगा, यानी एनर्जी खर्च होगी। द पार्टिकल वुड लूज एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी का खर्चा हो रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, और जैसे ही वो एनर्जी लूज करेगा तो ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, उसको अपने तरफ खींच लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। तो अगर ऐसा होता है तो एटम वुड बी अनस्टेबल, तो कोई भी जो एटम जो है, जब वो हाइड्रोजन है या हीलियम है, कोई भी एटम है वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, बट हमें पता है कि एटम्स हमेशा कैसे होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता जैसा इसकी थियरी बोल रही है ना। रुदरफोर्ड की थियरी क्या बोल रही है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, जब रोटेट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी तो एनर्जी का खर्चा होगा और न्यूक्लियस पे वो गिर जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट हमें तो पता है कि एटम कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी थियरी में प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज आर एज फॉलोज। तो ट्रैकीड होता है, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अगेन ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम और पैरेन्काइमा हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए परमानेंट टिश्यू दिया हुआ है, परमानेंट में 2 टाइप के परमानेंट रहते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में भी 3 रहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ए और बी में फिट करना है। तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे पेरेंट काइमा आ जाएगा ए वाले में, और कॉलन काइमा होता है ये तो लिखा हुआ है, और बी में क्या आ जाएगा, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, तो ए में हमने लिख दिया पेरेंट काइमा, बी में लिख दिया स्क्लेरन काइमा, और कॉम्प्लेक्स में दो रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे सी मिसिंग है। ठीक है, तो सी क्या आ गया, फ्लोएम। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए क्या फर्क है, डिस्टेंस कवर्ड और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम से डिवाइड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट और यूनिट टाइम से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। डिस्टेंस पर टाइम क्या आएगा, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या आएगा, वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये कि उसे बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अकेला काफ़ी नहीं है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, बट साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, यानी इसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसीलिए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं आती, जबकि वेलोसिटी जो एवरेज निकालते हो तो जीरो आ सकती है। ओके, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। तो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर, पहला 16 मीटर है 4 सेकंड लेता है, और दूसरा जो 16 मीटर है उसके लिए वो 2 सेकंड लेता है। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हो 16 और 16, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया 16 + 16, कितना हो गया 32 मीटर। दूसरा में टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम देखिए इसमें 4 सेकंड है और दूसरे वाले के लिए 2 सेकंड है, दोनों को ऐड करवा देंगे तो टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6 सेकंड। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और नीचे आएगा टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। तो इधर ऊपर 32 लिख देते हैं, डिवाइड बाय नीचे लिख देते हैं 6, तो इसका आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड अ होस विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। एक फायरमैन के लिए जो उसकी पाइप होती है ना, होस जो वो लेके आता है, उसको होल्ड करना क्यों डिफ़िकल्ट होता है, जब हाई वेलोसिटी वाला जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में एक साथ निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए समझते इसको। द वाटर इजेक्टेड फ्रॉम द होस एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, पानी जब होस से बाहर निकलता है तो वो हाई वेलोसिटी में होता है। ठीक है, जब वो हाई वेलोसिटी में होता है तो कैसे बाहर निकल रहा है, कम्स आउट विद अ लार्ज मोमेंटम। ठीक है, समझना यहाँ पे, पानी जब निकलेगा तो लार्ज मोमेंटम के साथ निकलेगा, यानी मोमेंटम यहाँ पे जो है वो बड़ा हाई होगा। ओके, इसके अंदर से जो मोमेंटम है, पी लिख रहा हूँ मोमेंटम के लिए, वो बहुत हाई होगा। तो क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज डेवलप्ड इन दी होस इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम, जितना यहाँ पे मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम जो है वो इक्वल अमाउंट में लगेगा, किस पे, होस के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। पानी का जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट उतना ही न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम लगेगा, और ये मोमेंटम लगने वाला है होस के ऊपर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। सो होस जो होता है पुश्ड बैक होता है, इसका मतलब से ये मोमेंटम जो जनरेट हुआ और ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना ही इक्वल फोर्स इस तरफ लगेगा, तो होस पाइप जो होती है वो भी पीछे के तरफ जाने की कोशिश करता है, और इसके कारण जो है फायरमैन एक्सपीरियंस लार्ज बैकवर्ड। फॉर फायरमैन जिसने इस होस को हाथ में पकड़ा हुआ है उसको पीछे के तरफ एक धक्का लगता है, एक फोर्स लगता है, बैकवर्ड फोर्स लगता है, और इसीलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड अ होस, और इसलिए फायरमैन को होस को होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है। स्टडी ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज वन डाइन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है और एक डाइन क्या होता है वो समझाना है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। अब वन डाइन फोर्स क्या होता है,
द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करके लिखता हूँ ऐसे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 1 ग्राम. ओके, अगर एक ऐसा फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर जो इस बॉडी में क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करवा रहा है. इसका एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मास कितना है इस बॉडी का, 1 ग्राम मास. तो 1 ग्राम बॉडी का मास है जिसपे फोर्स जो लगता है और उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाएगा, 1 डाइन फोर्स बोला जाएगा. ओके, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास कितना, 1 ग्राम इज नोन एज 1 डाइन फोर्स. ठीक है, और चलिए रिलेशन देख लेते हैं दोनों के बीच में. क्या होता है कि 1 न्यूटन होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये हमने देखा है. F इक्वल टू एम एस है, F इक्वल टू एम ए. तो ये मास का हो गया आपका 1 kg और एक्सेलरेशन का हो गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन कितना होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. kg को हमने ग्राम कर दिया 1000, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 हो जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आएगा, ये देख सकते हो आप, 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब ग्राम बन गया, सेंटीमीटर बन गया, सेकंड बन गया है, तो ये डाइन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है. समझ रहे, ये याद रख लेना. 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, 10 टू द पावर 5. एक्सप्लेन रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड स्टेट इट्स फार्मूला एंड इट्स एसआई यूनिट. रेट ऑफ डूइंग वर्क समझाना है, उसका फार्मूला, एसआई यूनिट सब समझाना है. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं, पावर. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, यानी कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइड बाय T. ऐसा यूनिट की बात करें तो पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, और हायर जो बात करें तो किलोवाट में भी होता है ना, हायर यूनिट की बात करें तो किलोवाट. ओके, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलेंगे. पावर का फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है, और पावर का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है या तो किलोवाट है. विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच. सो एम्पलीट्यूड जो होता है वो लाउडनेस डिटरमाइन करता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच डिटरमाइन करता है. एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस पिच. अरेंज द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन टेबल गिवन बिलो. सो कार्बन, नाइट्रोजन ये सब है, तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमें डिवाइड करना है. ठीक है, सो मैक्रो में क्या क्या आएगा और माइक्रो में क्या क्या आएगा. देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो कि कार्बन, कार्बन कहाँ डालना है आपको, मैक्रो में. नाइट्रोजन अगेन मैक्रो में. हाइड्रोजन आपको डालना है मैक्रो में. ओके, पोटेशियम जो NPK रहता है, ओके, ये के वाला ये आ जाएगा मैक्रो में. जिंक, जिंक जो है बहुत ही कम चाहिए, तो जिंक हमने डाल दिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट में. ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए मैक्रो में. आयरन कम चाहिए तो माइक्रो में. सल्फर जो है वो ज़्यादा चाहिए तो मैक्रो में, और बोरोन कम चाहिए तो माइक्रो में. एक टेबल हमने पढ़ा था, आप देख सकते हो कि सोर्सेज जो है न्यूट्रिएंट्स एयर, वाटर और सॉइल से सप्लाई होता है. तो सोर्सेज उसके क्या, एयर, वाटर और सॉइल. एयर से क्या चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना. एयर से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन हो गया यहाँ से, तो ये तो ज़्यादा ही चाहिए, तो ये रहा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन. और वाटर की बात करें तो ये H2O होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हमने डाल दिया, ये रहा, और ऑक्सीजन तो पहले से ही रखा है मैक्रो में. अब सॉइल से, सॉइल में 2 पार्ट हो जाता है ना, मैक्रो और माइक्रो. तो मैक्रो में क्या क्या आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर. और माइक्रो में क्या क्या आएगा, तो आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन.